I just got a message. Okay, तो आप एक बार अपना yes कर दीजिए so that I can see that you guys, am I audible to everyone? Okay. So I just got yes from Sharad and only few guys. I think मेरी आवाज सब तक आ रही. Okay. So let's start today's. It's a webinar about that how you can become a judge in Delhi. And I have just got a message that only one student is targeting that Delhi Judicial Services particularly. बाकी जो लोग अभी chat में हैं या अभी live हैं, guys, can you please tell me आपका purpose particularly which state you guys are targeting? Because हर state की strategy अलग है, हर स्टेट की स्ट्रैटेजी अलग है, सब्जेक्ट अलग होते हैं, पढ़ने का तरीका अलग होगा. सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप पर्टिकुलरली, वैसे आज हम बात करेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की, दैट हाउ यू कैन क्रैक, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर करेंगे. तो आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम आयुष पांडे, यूपी एंड दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, PJS, okay, Bihar, Delhi Judicial Services, Priya, DJS, okay, great. गाइस, मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट रख रहे हैं, तो अगर जो लोग दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट रखते हैं, तो उनके लिए और स्टेट पे प्रिपरेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज दिल्ली के अंदर जो है वो थोड़ा एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा हायर है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. आई विल नॉट से कि राजस्थान, मैंने देखा भी शरद ने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के बारे में भी, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज. वैसे आपको पता ही है अभी 28 तारीख को हमें संडे को ही एग्जाम हो रहा है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का. आई होप कि आप लोगों ने प्रिपरेशन की होगी, आप उस एग्जाम के लिए जा रहे होंगे. तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखती है, आप जिस भी जुडिशियल सर्विसेज स्टेट के टारगेट करते हैं, आपको अपडेट रहना जरूरी है. तो जैसे आपको पता है, जैसे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो लोग इस पर्टिकुलर अभी आज मेरे वेबिनार के साथ जो हैं, अगर वो जा रहे हैं तो उनको पता होगा उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी आता है, राइट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो और जगह कवर नहीं होता है. तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं 2021 में जो हुए वो भी आपको पता होने चाहिए. इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त में हुए हैं 2021. तो यू शुड नो अबाउट इट, यू हैव टू बी वेरी अपडेट, क्योंकि करंट लीगल अफेयर से क्वेश्चन काफी आते हैं. ओके गाइस, तो आज जो हम वेबिनार में बात करेंगे, दैट इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, बट रेगुलरली हम टाइमली और स्टेट्स पे भी वेबिनार करते रहेंगे, ताकि आपको अपडेट रहे कि किस स्टेट में कब वैकेंसीज आती हैं, किस टारगेट को आप, कौन सा इजी टारगेट हो सकता है. दिल्ली की जो हम आज बात कर रहे हैं, तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का क्या सिलेबस होता है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, चलिए इस पे बात करते हैं. रिसेंटली अगर हम बात करें तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 2019 में लास्ट पेपर हुआ था. और अगर आज की हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो एटलीस्ट इन ऑल स्टेट्स हमारे को 10,000 जजेस की जरूरत है. एट प्रेजेंट वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 10,000 जजेस. अब ये 10,000 जजेस जो हैं, आपने सुना भी होगा, भी रिसेंटली जो फॉर्मर हमारे लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर जी, उन्होंने ये भी कहा था हम इसको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की तरफ लेके जाएंगे. कुछ मैं और बातें भी बता रहा हूँ. आई विल डायरेक्टली कम टू द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, हाउ यू कैन क्रैक इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट देयर इज अ गुड होप ऑफ स्कोप. आपको जज बनने का ये सही टाइम है. 2023 तक देयर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 10,000 जजेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास इतने इन करोड़ में पेंडिंग केसेस है. देयर प्रॉब्ली 3.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग एंड रेगुलरली रिक्रूटमेंट चल रही है. अभी रिसेंटली आपको पता है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का भी रिसेंटली पेपर हुआ है, प्रीलिम्स का. कितनी वैकेंसीज थी, देयर वर 256 वैकेंसीज. राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का एग्जाम अब प्रीलिम्स होने वाला है 28 को नवंबर को, दैट मीन्स संडे को. और ऐसे ही अभी रिसेंटली एग्जाम भी हुए. अब एक्सपेक्टेशन है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का भी एग्जाम नोटिफिकेशन आने वाला है 2022 में, और उसी में एग्जाम होगा, यानी 2022 तक दिल्ली जुडिशियल सर्विस में वैकेंसीज हैं.
अब वो वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और दिल्ली जुडिशियल को आप टारगेट करें तो क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे। एंड बिलीव मी, दिस इज अ राइट टाइम, यू कैन प्रिपेयर। और किसी भी प्रिपरेशन के लिए 1 साल 2 साल बहुत होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, अब आप लोगों को पता ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉ मिनिस्टर्स जो है हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर जी ने कहा था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पे एग्जाम कंडक्ट करानी चाहिए जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं। लेकिन लकीली अभी तक ऐसा स्टेट बाइफर्केशन ही चल रहा है, स्टेट वाइज ही एग्जाम होते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो एग्जाम होता है दैट वाज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट उस एग्जाम को कंडक्ट कराती है दिल्ली का। ऐसे ही अगर यूपी की बात करें तो यूपी की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कंडक्ट कराती है, हर स्टेट की अलग कराती है। दिल्ली में जज बनने का एक सबसे बड़ा फायदा है, दिल्ली की टेरिटरी देखेंगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, तो ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी में ही आप रहेंगे, विद इन दी 40 किलोमीटर की रेंज में दिल्ली खत्म हो जाती है। तो अपने आप में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, कैपिटल भी है, तो आप वहीं पे रहेंगे। हमारे दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो देयर आर द 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आई गेस यू वुड बी बेटर नोइंग इट, कि पटियाला हाउस है, कड़का डोमा, 30,000, तो ये आसपास ही है, आपका बहुत ज्यादा दूर ट्रांसफर नहीं होगा, विद इन दिस यूनियन टेरिटरी रहेंगे आप, एनसीटी में ही रहेंगे। तो ये एक फायदा होता है, और आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही होंगे। ठीक है, कोई रिमोट एरिया नहीं है। अगर आप यूपी में जाते हैं तो यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी में भी अपना एक अलग रुतबा है जज बनने का, बट वहां पर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, जो कि आप दिल्ली में विद इन दी 40 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। राइट, ये तो एक फायदा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया हर स्टेट अलग, एमपी के लिए एमपी स्टेट एग्जाम कवर कराती है, दिल्ली के लिए दिल्ली, राजस्थान, ऐसे हर स्टेट अपना एग्जाम कंप्लीट कराती है। जज बनने के 2 क्राइटेरिया हैं, जज बनने के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है आप डायरेक्ट जज बन रहे हैं, आई मीन डीजीएस को क्लियर कर रहे हैं। मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो आप एग्जाम देते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का, और एक होता है दिल्ली में ही जज बनने का, दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज। हर स्टेट में ये 2 ही तरीके होते हैं डायरेक्ट जज बनने का। और एक और तरीका भी है, दैट इज अगर आपके पास, आप हाई कोर्ट में अगर जस्टिस बनना चाहते हैं देन उसका एक अलग क्राइटेरिया है, 10 ईयर की प्रैक्टिस चाहिए, आप लॉ के बाद प्रैक्टिस में होने चाहिए, देन कॉलेजियम में आपका नाम आएगा, रिकमेंडेशन होगी, देन ओनली यू कैन बी डायरेक्टली बी अ जज इन दैट प्रोसेस। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज यानी सिविल जज, या दिल्ली में आप एमएम बनते हैं, दिल्ली के अंदर आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एनसीटी है, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ एमएम बनेंगे। यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं होता है, जो कि स्टेट्स में होता है। इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप बनेंगे, दिल्ली जुडिशियल सर्विस का प्रोसेस क्या है। या तो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही एग्जाम क्रैक कर देते हैं, आप पास हो जाते हैं, तो आप या तो सिविल जज बनते हैं या एमएम बनते हैं। दिल्ली में एमएम होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं होते हैं। हाउएवर दोनों की रैंक, दोनों की पावर सेम ही होती है। एंड गाइस कैन यू प्लीज टेल मी, इट्स जस्ट सिंपल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सो दैट आप पार्टिसिपेट करें, एमएम ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास क्या पावर है, कितनी पनिशमेंट वो दे सकता है। आई एम श्योर आप में से कई लोग लॉ के स्टूडेंट होंगे, तो एटलीस्ट मेरे से आप कनेक्टेड रहिए, चैट में बात करते रहिए, सो दैट एक आपको इंटरेक्टिव वे सेशन लगेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एमएम जो है, एमएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सजा दे सकता है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट तो होंगे ही। श्रेया पांडे का आंसर मेरे पास आया, दैट इज अप टू 3 years, एंड किसी का 1 year भी आया, 500 rupees फाइन, 3 years, there is another person 3 years. I really appreciate those students who saying 3 years. Definitely judicial magistrate first class, अगर वो यूपी की बात करें तो वहां पे भी 3 years है, और एमएम की बात करें जो दिल्ली में, वो भी 3 years की पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये चीजें आपको जाननी होती है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ेगा। राइट, जैसे अब अभी तो हमने सिर्फ सीआरपी से एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन बीच में पूछ लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देखो दिल्ली में जो जज बनने का तरीका है वो और स्टेट से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट इन द सेंस थोड़ी सी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स, देखो स्टेज तीनों जगह सेम ही, किसी भी स्टेट में सेम ही होगी। पहले प्रीलिम्स होगा, फॉलोड बाय मेंस, एंड देन इंटरव्यू।
ये सब जगह मैक्सिमम सारे स्टेट्स में सेम ही होता है, ठीक है, वाइवा वॉइस होगा। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ बिकमिंग अ जज इवन इन अ दिल्ली, दैट इज द सेम प्रोसीजर। ओके गाइस, तो आप अगर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपका टारगेट है, देन ईदर यू कैन बी ए सिविल जज, आपको डेजिग्नेशन या तो सिविल जज की मिलेगी या एमएम की, ठीक है, वो आपकी रैंक पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा, या तो एमएम दे दिया जाता है, लेकिन एमएम भी शुरू में आपको बहुत ऐसे काम दिए जाएंगे जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोर्ट दे सकते हैं, या ट्रैफिक की कोर्ट देंगे, दैट मीन्स जो चालान होते हैं उससे संबंधित कोई कोर्ट दे देंगे आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, चेक बाउंस वाले मामले आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं कि मीन जो क्रिमिनल मैटर्स या महिला कोर्ट दे देंगे, दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिला कोर्ट भी होती है, ठीक है, जनरली उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो जज होता है वो फीमेल ही होती है। तो गाइस दिस इज, आई जस्ट गिवन यू अ ग्लिम्स ऑफ कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस का स्ट्रक्चर क्या होगा। या तो आपके पास ये एक तरीका है दिल्ली जुडिशियल सर्विस को क्रैक करने का। सेकंड वे, दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज। अब हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप एडवोकेट होने चाहिए, 7 साल से आप रेगुलर प्रैक्टिस में होने चाहिए, और आपकी एज 35 ईयर्स का जो क्लॉज था वो अभी सारी स्टेट में है कि आपकी एज 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन गाइस रिसेंटली अभी 2019 में दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज का भी एग्जाम हुआ था, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट करके जो 35 साल का एज का जो क्लॉज है उसको भी खत्म कर दिया है, यानी अब चाहे 30 साल का कैंडिडेट भी दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर हो सकता है। तो आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है कि किसमें क्या बदलाव आया है, ठीक है। ओके, प्रिया का मेरे पे मैसेज आया, यस जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, हाँ सेकंड क्लास के लिए 1 ईयर है, योर आंसर इज करेक्ट प्रिया, राइट। आगे चलते हैं, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं कि आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की कैसे प्रिपरेशन करेंगे। गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसीज हैं, गाइस बिल्कुल वैकेंसीज हैं अभी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में, देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ वैकेंसीज अभी आने ही वाली है, प्रॉब्ली 2022 में, जनवरी में भी आ सकती है, जनवरी टू मिड मार्च तक प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशन है। लास्टली एग्जाम 2019 में हुआ था, ठीक है, बिकॉज बीच में कोरोना भी आ गया, तो जो जजेस थे उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा डिले हुआ था, अभी उनको रिलीवर के पोस्ट पे रखा गया था जो जजेस रिक्रूट हुए थे, बट नाउ दे आर ऑलरेडी बीन पोस्टेड। तो यानी अब जजेस की जरूरत है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में भी। जनरल की एक्सपेक्टेड वैकेंसी 6 हो सकती हैं प्रॉब्ली, एंड शेड्यूल कास्ट की 12। शेड्यूल कास्ट की 12 इसलिए है क्योंकि अभी लास्ट ईयर जितनी वैकेंसीज थी दे कुड नॉट बी फिल्ड अप, वो भी फिल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं अवेलेबल थे, तो दैट इज द रीजन वो बैकलॉग वैकेंसीज हो जाती है। इन द सेम वे शेड्यूल ट्राइब की देयर स्टिल 27 वैकेंसी, तो बहुत बड़ा आई मीन वैकेंसीज है, और दिल्ली के अंदर ओबीसी के लिए कोई कोटा नहीं होता है, ओबीसी इज कंसीडर इन द जर्नल ओनली। Okay guys, so probably 45 vacancies in Delhi you can expect आ सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं ना। व्हाट इज द क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी की बात करें, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप एडवोकेट, जरूरी इसमें एक चीज याद रखना, कोई एक्सपीरियंस नहीं जरूरत होता है, आप फ्रेशर हैं, डेफिनेटली यू कैन बी अ जज, राइट, आप जज हो सकते हैं, जस्ट यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, यू आर एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, दैट इज अ minimum eligibility criteria. Age criteria, it can be up to 32 years of age, 32 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं, that is for the journal unreserved candidate. If you are belonging to SC and ST, that could be a 37 years, यानी 5 साल का आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा, रिलैक्सेशन। ओके गाइस, एंड फीस इस बहुत ही 1000 रुपए जनरल के लिए है, 200 रुपए SC ST के लिए, फॉर्म जो फिल होगा, बेसिक चीजें भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं नाउ। इसमें मैंने आपको बताया जैसे सबसे पहले तो प्रीलिम्स होगा, सेम मैनर जैसे और स्टेट में होता है, मेंस होगा, देन वाइवा वॉइस यानी इंटरव्यू होगा। इसकी कितने नंबर का प्रीलिम्स होगा, कितने मार्क्स का मेन होता है, वाइवा वॉइस, ये सारी बातें मैं करने जा रहा हूं आपसे। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, लेट मी सी, देयर आर सम चैट्स। एनरोलमेंट इंपॉर्टेंट है, यस प्रिया, एनरोलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर जस्ट सिंपली एन एडवोकेट, अगर आप सिर्फ लॉ ग्रेजुएट है, आप लॉ ग्रेजुएट हैं,
तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एडवोकेट भी नहीं कहलाते हैं, ठीक है, आप एडवोकेट भी नहीं कहला रहे। एडवोकेट आप तब कहलाते हैं जब आप एनरोल्ड कराते हैं। तो अगर आपने लॉ कर ली है और आप अभी एनरोल नहीं कराया है, तो इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली गेट एनरोल योरसेल्फ अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, तभी आप किसी लॉ में एलिजिबल होंगे, जुडिशरी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं, जैसी राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, ये फाइनल ईयर अवेटेड रिजल्ट वाले बच्चों को भी एग्जाम में बैठने की परमिशन देता है। प्रिया, मेरा फाइनल एग्जाम नवंबर 2021 में हुआ है, इट्स मींस आई एम नॉट एलिजिबल। प्रिया, यू मे नॉट बी एलिजिबल राइट नाउ, बट यू आर एलिजिबल फॉर राजस्थान। बट राजस्थान का फॉर्म आपको फिल करना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है हमारे इंडिया में सबसे यंगेस्ट जो जज है वो राजस्थान में अपीयर हुए थे, वो ही वाज 21 इयर्स ऑफ एज, 21 साल में वो जज बन गया है। तो आप भी बन सकते हैं, यू कुड फिल इट, बट डोंट वरी, नवंबर है, आपने एग्जाम अपीयर हुए उसमें अपने, अब आप जैसे ही रिजल्ट आता है आप एनरोल करा लीजिएगा। मे आई नो फ्रॉम विच स्टेट यू आर प्रिया, कौन से स्टेट से आप? ओके, पंच इन योर आंसर, ओके बिहार, तो आप अपना बिहार स्टेट में एनरोल करा सकते हैं। ओके, आप उस पे यूट्यूब पे भी उनकी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट गाय हु फ्रॉम द राजस्थान, ही वाज अ यंगेस्ट जज, आप डालोगे यूट्यूब पे डेफिनेटली विल गेट इट, हिज नेम, राजस्थान में वो बने थे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द दिल्ली के लिए। आप लेकिन प्रिय अपने एनरोल जरूर करा लीजिए, एनरोलमेंट जैसे आप पास करते हैं एनरोलमेंट कराइए, देन ओनली विल बी कंसीडर कि आप जुडिशरी का फॉर्म फिल कर पाए। आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इट्स प्रॉब्ली अमन अग्रवाल, आप सर्च कर सकते हैं डेफिनेटली, बट आई जस्ट बिकॉज मेरी मेमोरी में नाम भूल जाता हूँ, आप उनका नाम सर्च, मयंक प्रताप सिंह, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मयंक प्रताप सिंह इज अ यंगेस्ट जज, तो आप देख सकते हैं ही वाज अ यंगेस्ट 21 साल की एज में, ठीक है। तो वो चीजें आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज यू कैन ऑल्सो बी अ जज, जितना 23 एज में तो मैक्सिमम स्टूडेंट बन ही जाते हैं, 23, 24, 25 में, क्योंकि यंग है, आपका माइंड भी यंग है, जल्दी चीजों को ग्रैब करता है, ठीक है। आपको मेंटरिंग यानी कोई एक टीचर ऐसा हो जो आपको प्रॉपर्ली टाइमली गाइड कर सके कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, आप सब लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं कि आप हार्ड वर्क ही करते रह जाए, हार्ड वर्क करोगे 5 साल लगेंगे जज बनने में, स्मार्ट वर्क करोगे 1 साल या मैक्सिमम 2 साल में आप जज बन सकते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में हैं, सही मेंटरशिप में है। मेंटरशिप मीन्स आपके ऊपर एक टीचर का हाथ होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, राइट गाइस। तो लेट्स टॉक अबाउट द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 200, अभी मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। 200 प्रीलिम्स में एमसीक्यूज होते हैं, राइट गाइस, एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग होगी ही, आई मीन 1/4 और यू कैन कॉल इट 25% नेगेटिव मार्किंग है गाइस। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट मी जस्ट टेल यू कि वो एक हमारा चार्ट क्या है। देखिए, ये हमारा है प्रीलिम्स का, गाइस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम का जो एक फोबिया होता है, डर जो बना होता है ना, उससे बाहर निकलने के लिए आपको पहले ही कुछ चीजें पता लग जाए, तो हम ऑलरेडी तैयार होके जाएंगे कि एग्जाम में हमें डरना नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। इसके लिए आपको पता है कि आपको एमसीक्यूज आएंगे 200, वहां पर 200 एमसीक्यूज होंगे। अब ये 200 एमसीक्यूज जो हैं आपको कंप्लीट करने हैं 150 मिनट्स में, 150 मिनट्स में 200 एमसीक्यू, इट्स मींस यू विल बी गेटिंग 0.42 सेकेंड, 1 मिनट से भी कम समय मिलता है आपको एक क्वेश्चन करने का। एंड डू यू बिलीव कि जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम है प्रीलिम्स, इसके पेजेस की मैं बात करूं, अगर आप पेपर भी उठा के देखेंगे उसमें 36 से 38 पेजेस में आपको एमसीक्यूज होते हैं, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। कई बार ऐसा होगा एक पेज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, 3 ही एमसीक्यू आए हैं, तो इसलिए टफ है, लेकिन बहुत क्लियर भी होता है। क्लियर उनका होता है जो अपने इरादों को स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है। तो गाइस, तो 30 से 36 टू 38 पेजेस होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 42 सेकेंड मिलते हैं। आपको इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, स्पीड और आपका फोकस और आपकी नॉलेज।
तो आप बहुत इजीली कर जाएंगे इसको, बहुत इजीली कर जाएंगे। 200 क्वेश्चन तब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलता है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए भी 15 मिनट मिलते हैं, यानी आपको टोटल 2 घंटा 45 मिनट मिल रहा है। 2 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट्स। 15 मिनट्स में तो आप बहुत कुछ क्वेश्चन पूरा पेपर को देख भी लेंगे और देख लेंगे आप मुझे कहाँ से पहले क्या करना है क्या नहीं करना। OMR शीट मिलती है, अभी तक तो इसमें ऑनलाइन नहीं होता है। OMR शीट में आपको गोले बनाने हैं, ठीक है, MCQ। तो 2 hours 30 minutes plus 15 minutes you can calculate it, probably 1 मिनट के आसपास आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम मिल रहा है। नाउ आता क्या है इसमें, जीके आएगी, करंट अफेयर आएगा, इंग्लिश आएगा और लॉ आएगा। अब लॉ जो मेंस में आता है, जो मेंस में आता है लॉ, वो सारा लॉ प्रीलिम्स में आएगा। 200 क्वेश्चन होंगे विद नेगेटिव मार्किंग। और गाइस इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जर्नल एंड फॉर SC एंड फॉर ST, ये अलग क्राइटेरिया है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो लाने होंगे। 200 नंबर का मैंने एक क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ कि 200 मार्क्स जो है, लास्ट ईयर में जो पेपर आए हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे। लास्ट जो पेपर हुआ था दिल्ली जुडिशियल सर्वे का 2019 में सितंबर में हुआ था, और एक जनवरी में भी हुआ था, यानी दिल्ली में एक ही साल में 2 बार वैकेंसी निकल गई थी। 2 बार, ऐसा पहली बार हुआ था कि दिल्ली के अंदर एक ही साल में 2019 में 2 बार वैकेंसी। और 2018 में एक पेपर हुआ। तो मैंने लास्ट 3 इयर्स के जो पेपर हैं, लास्ट 3 एग्जाम जो हुए दिल्ली जुडिशियल, उनका एनालिसिस करने के बाद आई एम टेलिंग यू कि कहाँ से कितना क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखिए जनरल नॉलेज स्टैटिक क्या जीके होती है, जो पुरानी है स्टैटिक, जैसे हिस्ट्री से संबंधित है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक जीके है। करंट अफेयर्स, इन सब का मिला के जीके और करंट अफेयर को मिला के प्रोबेबली देयर वुड बी 31 क्वेश्चन आउट ऑफ 200। 200 में से 31 क्वेश्चन लास्ट ईयर 2019, 30 क्वेश्चन 15, यानी कितना इंपॉर्टेंस रखता है 200 में से 30 नंबर के आसपास। फिर आता है आपकी इंग्लिश। गाइस इंग्लिश 20 नंबर, 22 नंबर, 38। अगर आप देखें इन दोनों का कैलकुलेशन, आउट ऑफ 200 दैट इज 50 मार्क्स जो थे हमारे, वो ऑलमोस्ट जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, यानी आपको अपनी जीके अच्छी रखनी है। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, यूपी में भी आप जज बनेंगे, बिहार में भी अगर आप जज बन रहे हैं तो जीके और करंट अफेयर तो आना ही चाहिए, ठीक है। और रही बात इंग्लिश तो आपको एक एडिटेड एडवांटेज हर जगह देती ही है। हाँ, अगर आप जैसे राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कई सारे कैंडिडेट हमारे साथ जो जुड़े हैं वो राजस्थान के लिए भी हैं, तो राजस्थान के लिए तो आपको ऑफ कोर्स ही बात है हिंदी आना जरूरी है। राजस्थान में भी आप जो 28 तारीख को एग्जाम देने जा रहे होंगे, आई गेस देयर वुड बी अ फ्यू कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग, उनको 15 नंबर की हिंदी, तो 100 में से 15 नंबर की हिंदी प्रीलिम्स में आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 5 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, 8 थे, और उससे पहले 31। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को जानना वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी हमारे और कानून हैं, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन आता है देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द अदर लॉज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके आपको पढ़ना होता है। देन वी हैव CPC एंड CRPC एंड IPC, इन तीनों का वेटेज बहुत ज्यादा है। यू कैन सी 32 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, 20, 25, 32 एंड 23, मोर और लेस लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट में से होंगे, CPC, CRPC एंड IPC। एविडेंस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखता है मेंस में, क्योंकि वो दोनों जगह आता है, चाहे सिविल पेपर हो या क्रिमिनल पेपर हो। क्वेश्चन कम आ रहे हैं लेकिन ज्यादा आने चाहिए, मेरा ये अंदाजा है कि अब नेक्स्ट पेपर जो होगा उसमें से एविडेंस में से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में कम आए थे। तो एविडेंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में आता है मेंस में, तो इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आने चाहिए इस बार। कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 3, तो एक एवरेज है 8-10 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप में से आ सकते हैं। ये इसलिए आपको पता होना चाहिए गाइस, अगर आप इस पैटर्न पे रह के तैयारी करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आपको ये पता लग रहा है मुझे सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, टाइम देना है।
तो अगर आप इस डायरेक्शन से चलेंगे, आई कैन अश्योर यू 1 साल बहुत होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, अपनी और चीजें भी करनी है, लेकिन डेडिकेटेड होके करना है। जब आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो जुडिशरी का, तब आप अपना फोन बंद कीजिए, चैटिंग बंद कीजिए, फोकस्ड वर्क। 3 घंटे 4 घंटे बहुत होते हैं। 4 घंटे भी अगर आप ढंग से पढ़ते हैं ना दिन में, तो आई थिंक दैट इज अ मोर देन इनफ दैट यू कैन बी अ जज। आई हैव सीन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपनी पार्टीज भी करते हैं, घूमते हैं, और वो आज जज भी हैं, क्योंकि वो जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बिकॉज उसका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने अपनी तैयारी करी है, 4 घंटे या 5 घंटे वो पढ़ते हैं तो बिल्कुल पढ़ते हैं, उसके बीच में वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से आप भी प्रिपरेशन करें। एंड देन वी हैव अनदर सब्जेक्ट, जैसे दिल्ली के अंदर एक आर्बिट्रेशन लॉ जो और कहीं स्टेट में नहीं आता है, वो यहाँ पर आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट आता है। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, लेकिन उसके क्वेश्चंस लास्ट ईयर में 22 क्वेश्चंस थे, जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। देन स्पेसिफिक रिलीफ एंड लिमिटेशन, लास्ट ईयर 8 to 9 क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। स्पेसिफिक रिलीफ हम सीपीसी के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं, लिमिटेशन को भी हम सीपीसी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। सिविल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है लिमिटेशन एक्ट। देन वी हैव टीपीए और हिंदू लॉ, सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन मेंस में आता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदू लॉ में से तो डेफिनेटली आ ही सकते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर गाइस, जस्ट प्लीज टेल मी कि ये इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा अगर इस तरीके से आपको चीजें पता लगती रहे टाइमली, कि कहाँ पे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इज इट रियली हेल्पफुल फॉर यू? अगर आपको ऐसे समझ में अब एक आइडिया मिलता रहे कि कहाँ से कैसे पेपर आपको प्रिपरेशन करनी है। Okay, I just got a message from the Akansha and Archana. तो इस तरीके से आपको ग्रेजुअली आई वुड लेट यू नो कि हाउ यू कैन प्रिपेयर। देखो ऐसा सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, मैं आपको ये राजस्थान का पेपर भी बता, हम आइडिया लगाते हैं, बिकॉज वी हैव पिछले सारे लास्ट ईयर के पेपर्स को देख के एनालिसिस करके थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आप राजस्थान का पेपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत स्कोप है कि किस सब्जेक्ट को आप कितना पढ़ें, ठीक है। क्योंकि अभी राजस्थान का जो पेपर होने वाला है उसमें प्राइमरी जो फोकस रखा गया वुमेन्स से संबंधित लॉज पे रखा गया है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन्स, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस पे जो एक्ट है, तो उस तरीके से वो चीजें चलती है। तो वी आर एनालाइजिंग, आफ्टर एनालाइजिंग देन वी कैन टेल यू दैट आप इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करें। तो दिल्ली के लिए एक पर्टिकुलरली चार्ट है, और ऐसे हम और स्टेट्स का भी टाइमली बनाते ही रहते हैं। नाउ देन वी हैव दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो मेंस का पैटर्न है, अगर आप लकीली क्वालिफाई कर लेते हैं, विच आई रियली वांट कि आप सब करें, आप अपनी मेहनत करें, डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। आई हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में क्लियर किया है, उन्होंने बहुत यंग है, और अच्छी बात है, यंग जजेस है तो काफी समय मिलेगा उनको सर्व करने का नेशन को। Definitely, Akansha will come with the next time with the UP PCS. UP का आप कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे, Definitely will come with that. ठीक है गाइस, सो अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली का मेंस के लिए। अगर इफ यू विल क्वालिफाई, अगर आपने जैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे प्रीलिम्स, देन ऑफ कोर्स यू विल बी सिटिंग इन द मेंस। अब इसमें मेंस में आपके आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आप अपने आंसर को कैसे लिखते हैं, हाउ यू आर राइटिंग। देखो राइटिंग मेरी खराब है, बट आई डोंट वांट कि आपकी खराब हो। आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपकी शक्ल तो वो नहीं देख पा रहा एग्जामिनर, बट आपकी राइटिंग देखता है, और दैट्स व्हाई योर राइटिंग कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर, एंड दिस इज अ रियलिटी। ये भी रियलिटी है, एग्जामिनर के पास अगर आंसर शीट अच्छी आती है। लेट मी टेल यू द वेरी ऑनेस्टली द फैक्ट्स। व्हेन आई वाज चेकिंग द दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लॉ फैकल्टी, अगर वहाँ के आंसर शीट को हम चेक करते हैं, तो आंसर शीट जो होती है, जिनकी बहुत नीट एंड क्लीन आंसर शीट होती है, तो उनकी बहुत जल्दी चेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ समझ में आता है, मोतियों की तरह लिखते हैं कुछ बच्चे, तो उनका इतना इजीली आंसर शीट चेक हो जाती है, साफ साफ नजर आता है क्या इन्होंने केस लॉ भी डाला है, मैक्सिम्स लिखे हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, लेट यू नो कि आप कैसे अपने आंसर को लिखेंगे। इफ यू राइट योर आंसर इन अ करेक्ट मैनर, देन यू गेट अ गुड आंसर, गुड मार्क्स मिलेंगे आपको, और वो जो मार्क्स मिलेंगे आपको इंटरव्यू में उतना ही फायदा होता है।
गाइस ये याद रखना, प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे मेंस में। और लेकिन जो मेंस के मार्क्स हैं प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपके मेंस में ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए तो इंटरव्यू में थोड़ा सा डर जो है कम हो जाता है। देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर है वो भी तो बाउंड है, ऐसा तो नहीं कर सकते वो कि मेंस वाले जिसने बहुत अच्छा मेंस लिखा है उसको इंटरव्यू में कम नंबर दे दे, क्योंकि हमारे पास की जजमेंट भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक की भी जजमेंट है इसमें। अगर आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन तो देयर इज अ लीडिंग जजमेंट अजय हासिया खालिद मुजीब, क्योंकि उसमें ऐसा ही हुआ था, मेंस में जिनके ज्यादा नंबर थे, इंजीनियरिंग का एग्जाम था, मेंस में ज्यादा नंबर थे, इंटरव्यू में कम दे दिए उनको, तो चैलेंज किया गया। रीजनेबल क्राइटेरिया होना चाहिए इंटरव्यू मार्क्स देने का भी, राइट। तो अगर आपके मेंस में ज्यादा नंबर आ गए हैं तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज है, आप इंटरव्यू में इतनी घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आप और लोगों से अलग हैं, फिर ऊपर चले जाएंगे। वो तभी आपके मेंस में अच्छे नंबर आएंगे जब आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। आई लेट यू नो कि आप कैसे उसको प्रिपरेशन करेंगे अपने आंसर राइटिंग का। एंड देन अब मेंस पे जब हम आ जाते हैं तो सबसे पहले आपका एक पेपर होगा जीके करंट अफेयर एंड लैंग्वेज का, एक पेपर होगा ये, जिसमें वो 250 नंबर का होगा। बहुत ही इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी करंट अफेयर, जीके और लैंग्वेज यानी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश पे आपकी कमांड होनी चाहिए इसमें, लेकिन एक ट्रांसलेशन भी आता है। ट्रांसलेशन दैट मीन्स हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये भी आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 250 का ही फर्स्ट पेपर आपका होगा। ठीक है गाइस, देन वी हैव अ सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 का जो पेपर है इसमें सिविल लॉ की बात की गई है। मैं भी आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा कि सिविल लॉ 1 में क्या क्या आता है एंड सिविल लॉ 2 में क्या आता है। फर्स्ट पेपर ऑफ 200 मार्क्स एंड सेकंड पेपर ऑफ द 200 मार्क्स एंड द क्रिमिनल लॉ ऑफ 200, दैट्स कम्स 850 मार्क्स। ये आपका होता है मेंस। अब एक चीज मैं और बता देता हूँ, फर्स्ट डे जो आपका पेपर होगा, ये 2 पेपर हो जाते हैं फर्स्ट डे। एक दिन में 2 पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, फिर आपके 2 पेपर होंगे सेकंड डे। भाई एक दिन में आपको 3-3 घंटे बैठाएंगे तो 12 घंटे का पेपर रेगुलर थोड़ी ना करा लेंगे। तो एक दिन में 2 पेपर होंगे, 1 घंटे या 2 घंटे का बीच में गैप होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, ऐसे पेपर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देन दिस इज अ सिलेबस ऑफ द मेंस। मेंस का ये सिलेबस होगा, जैसे मैंने आपको बताया पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 जीके और इंग्लिश। जीके होगा, एसए होगा, ट्रांसलेशन, प्रेस राइटिंग। ठीक है, किसी आपको एक पैरा दे दिया है, उसको समराइज मैनर में लिखना है, प्रेस राइटिंग। एंड देन द 2 passages which you have to translate from English to Hindi and Hindi to English, ये भी आपको आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी हमारे हिंदी के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको हिंदी की ग्रामर भी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपनी मातृभाषा को जानना, तो हमें चाहिए ही, हमारे संविधान में भी लिखा है कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। देन वी हैव अ सिविल लॉ, द पेपर नंबर 1। सिविल लॉ में ये सारी चीजें होंगी। कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होना चाहिए, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप, एसआरए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ठीक है, एंड देन डीआरटी, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हैं तो एक सबसे ज्यादा काम आपके पास, अगर आप जज बन जाते हैं तो रेंट के मैटर देखते हैं। भाई एक लैंडलॉर्ड है और एक टीनेंट है, सूट एविक्शन का डाल दिया, बहुत बड़ी समस्या रहती है ना, किराएदार निकलते नहीं है, तो उससे संबंधित भी मामले, एक स्पेशल कोर्ट होती है जिसमें रेंट कंट्रोलर होते हैं। और रेंट कंट्रोलर कौन होते हैं? वो भी जजेस ही होते हैं, बट इनफैक्ट सीनियर जजेस होते हैं, वो सीनियर सिविल जजेस होते हैं। एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सिंपल सा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगर हम बात करें सिविल लॉ 2 की, सिविल लॉ 2 में सीपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस, लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो दिस इज सिविल पेपर नंबर 2। एंड द लास्ट वन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ आप जानती हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। गाइस इसमें अगर आपने एक चीज नोट करी होगी तो एविडेंस यहाँ पे भी आता है, लॉ ऑफ एविडेंस, और यहाँ पे भी आता है, दोनों जगह आता है। तो एविडेंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एविडेंस एक्ट जो है वो सिविल पे भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल पे भी अप्लाई होता है, राइट। देखो, अगर हमें कई चीजें डॉक्यूमेंट से भी तो प्रूव करनी पड़ती है। अगर आप देखो, बेसिकली कानून भी ये कहता है, अगर आपने किसी चीज का डॉक्यूमेंट आपके पास है तो डॉक्यूमेंट से सिद्ध कीजिए, ओरल बात में तो इतनी जान नहीं होती है। तो डॉक्यूमेंट का ज्यादातर यूज सिविल केसेस में होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, 4 पेपर है। गाइस प्लीज
लेट मी नो कि क्या अभी तक जो मैंने आपको बताया क्लियर हुआ, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रखे हैं, मेन तक की मैंने आपसे बात की है। प्लीज टेल मी, मैसेज मी, चैट बॉक्स में आप लिखिए। ओके गाइस, निशांत, आयुष, तो दिस इज, अभी मैंने आपको ये प्रीलिम्स और मेंस का एक ओवरव्यू दिया है। देन वी टॉक अबाउट दी, इसमें और आगे चलते हैं, क्या वाइवा किस किस तरीके से होगा, क्या उसकी वेटेज होगी। ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि एज क्राइटेरिया जो है 32 इयर्स ऑफ एज फॉर द जनरल एंड 37 फॉर एससी एंड एसटी, दैट मींस 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे। एंड देन मैक्स, ये आपके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन। गाइस, जर्नल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 120 नंबर 200 में से लाने ही है, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ नेगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स में। एससी के लिए 110, एससी के लिए 110। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपके 110 या 120 नंबर से कम नंबर आए तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये जरूरी है। और स्टेट में ऐसा नहीं है, यूपी में, बिहार में, अगर आपके मिनिमम आप मेरिट में आनी चाहिए बस, तो कई बार मेरिट इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क से भी नीचे चली जाती है। कई बार मेरिट जो है वो इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क से नीचे भी चली जाती है और स्टेट्स में, ठीक है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। अगर सपोज कीजिए 10 सीटें हैं, 10 सीटें फॉर जनरल है, अनरिजर्व्ड के लिए है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 120 लाना है, तो अगर कैंडिडेट ही नहीं आ पा रहे हैं तो इस 120 नंबर को 105 कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है दिल्ली ने कि इससे नीचे वो नहीं जाएंगे। ओके गाइस, आई एक्सपेक्ट कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। दैट मींस यू हैव टू प्रिपेयर। देखो, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जुडिशरी से, एक लेवल है जुडिशरी का, ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी वहां बैठा दे। तो आपको एक 120 मार्क्स प्रीलिम्स में, जर्नल है आप, अनरिजर्व कैटेगरी से तो लाने ही होंगे। ऐसे ही एससी और एसटी को 110 200 में से तो लाने ही होंगे, ठीक है गाइस। और लेकिन ट्रस्ट में इसमें मेहनत करनी पड़ती है। 120 नंबर लाना भी अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि पेपर एज कंपेयर टू अदर स्टेट से थोड़ा टफ आता है, ठीक है। बट आई कैन अश्योर, अगर आप दिल्ली की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको इजीली क्रैक कर लेंगे। एक साल अच्छा अपना डेडिकेटेड होके देंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। और रही बात मेंस की, मेंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% आने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में आपके 40%। दैट मीन्स, अगर मैंने आपको बताया मेंस में 4 पेपर होंगे, एक 250 का, एक 200 का, एक 200 का, एक 200 का, तो इसका मिनिमम 40%, सबका 40% फॉर द जनरल, और इसका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। और अगर रही बात SC ST की, तो हर एक पेपर में मिनिमम 35% मार्क्स। सपोज 40 यानी जनरल के लिए 200 में से 80 नंबर आने चाहिए, और 80 80 80 250 का हो गया लगभग 100 मार्क्स 40 के। तो इनका जो क्लब करके 50% से ज्यादा एग्रीगेट होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। SC SC ST का 35 और 45। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। यस गाइस, प्लीज चैट बॉक्स में आप यस और नो कीजिए, so that I can understand मेरा मैसेज आप तक पहुंच पा रहा है। ओके, आकांक्षा, निशांत, थैंक यू फॉर पंचिंग इन योर आंसर। तो यू हैव टू प्रिपेयर। अगर आप दिल्ली में जज बनना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है गाइस। आप लोगों में से ही होते हैं जो जज बनते हैं, कोई ऊपर से एलियन नहीं आता, ठीक है। हम लोगों में से ही हैं जो जज बनते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वाइवा वॉइस जो होता है, वाइवा वॉइस दैट मींस इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही हैं, ठीक है। वाइवा वॉइस जो होगा वो दैट वुड बी ऑफ 150 मार्क्स का होगा, 150 नंबर का होगा आपका वाइवा, ठीक है। यानी 850 तो आपके मेंस के हो गए, एंड 150 जो हो गए आपके वो वाइवा वॉइस, यानी आप इंटरव्यू में बैठेंगे। इंटरव्यू में एक पैनल होता है, उस पैनल में 5-6 लोग तो मिनिमम होंगे ही, उसमें एक ऑब्जर्वर भी होता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, आप घबरा तो नहीं रहे, आप जज बनने जा रहे हैं। देखो, हर कोई घबराता है, मैं भी घबराता हूँ, ठीक है। पब्लिक फेयरिंग हर किसी में होती है,
लेकिन आप जब आप मॉक ड्रिल में आएंगे ना, हमारे पास ऐसे सेशन भी हैं जिसमें हम मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी कराते हैं। उसके लिए अनुषा मैम आपको बता देंगे, ठीक है। सो वी हैव अ वाइवा वॉइस, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, आई कैन गिव यू पर्सनल गाइडेंस फॉर द सेम, ठीक है, वो चीजें हैं हमारे पास। सो 850 मार्क्स तो आपके पास मेंस का हो गया, एंड देन 150 वाइवा, दैट मीन्स आपका टोटल कैलकुलेशन होगा 1000 में से, ठीक है। और 50% मार्क्स फॉर द जनरल इंटरव्यू में आपको लाने ही होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप मेंस लिख लिए, मेंस में आपके अच्छे मार्क्स है, इंटरव्यू में आप कुछ बोल ही नहीं रहे, मुंह पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो भाई ऐसे को तो फिर जज नहीं बनाएंगे ना। एटलीस्ट यू, आपके पास वैसे आप अगर मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो डेफिनेटली यू कैन बी अ जज, बट एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक बिफोर द पैनलिस्ट, you have to get at least minimum marks for the interview as well. Then finally you would be selected. सिलेक्शन हो जाएगा तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 1 साल की ट्रेनिंग तो आप जानते हैं वो हनीमून पीरियड होता है, लेकिन पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है गाइस, उसमें मेहनत भी करनी होती है, बिकॉज यू आर जज आप बन रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि बस मेरे को रुतबा चाहिए, अरे रुतबा के साथ आपको सर्विस करनी है, इट्स अ सर्विस टू द नेशन, और इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, आपकी फैमिली कितना प्राउड फील करेगी। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट, जितना जल्दी हो उतना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट यू वुड बी रिक्वायर्ड 12 मंथ्स फॉर द प्रिपरेशन, कम से कम। देखो एक कहावत भी है ना, रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन अ डे, ऐसा तो है नहीं कि भाई रोम एक दिन में बन जाएगा, तो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली, लेकिन 1 साल तो चाहिए प्रॉपर, सारे सब्जेक्ट का आपको ज्ञान होना चाहिए डिटेल में। आपको अपने बेरेट्स को, देखो बेरेट जो है ना वो रामबाण होते हैं, अगर आप किसी पेपर में जाएंगे, अगर आपको रामबाण में इसीलिए बोल दो कि बेरेट पे जिसकी कमांड है, ही कैन इंटरप्रिटेट हिमसेल्फ, वो उस बेरेट की भाषा को खुद भी इंटरप्रिटेट कर सकता है। पेपर में आपको बेरेट तो मिलता ही है, मेंस में गाइस याद रखना बेरेट मिलता है, लेकिन आपको अपनी भाषा में लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप ऐसा नहीं करें कि कट कॉपी पेस्ट रट्टा मार लिया, रट्टा मारो, रट्टा आपको मारना है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रीलिम्स, but if you want to write, if you want to get a good marks in the maze, then you have to write a good answer, not a cut copy paste, नहीं चलेगा, अपना intellectual use करना है आपको, right? And then you have a proper schedule, टाइम से पहले स्ट्रैटेजी बनानी है, एक स्केड्यूल होना चाहिए आपके पास अपना, कि मुझे ये सुबह इतने बजे उठना है, ये टाइमिंग होनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप की भी जरूरत होती है, कि भाई एक कम से कम आपके पास एक ऊपर एक गुरु हो जो आपको समझा सके, ठीक है। आई मीन वो जरूरत होता है मेंटरशिप। सही तरीके से सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस ही अगर आप गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जितनी बार रिवाइज करोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो लॉ मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूलते होंगे, याद नहीं रहता है, उसका सिर्फ एक ही ट्रिक है, या जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार याद होगा। नेमोनिक्स बनाते हैं कई लोग, नेमोनिक्स भी भूल जाते हैं, यानी कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स बना लेते हैं, ट्रिक्स ही भूल जाते हैं। तो ट्रिक से बढ़िया है जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेटर होगा, और एग्जाम से पहले तो कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो आप कितनी भी मेहनत कर ले, आप अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हैं आप, तो वो यूजलेस हो जाता है। आपको पेपर में जाने से पहले मॉक ड्रिल्स जो होती है, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जो ऑली बोर्ड आपको प्रोवाइड कराता है, एक इसी कोर्स में मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो जो मॉक टेस्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को जज करना है कि मेरी तैयारी सही भी चल रही नहीं चल रही है। और गाइस बिलीव मी, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। बेरेट आपको कितना भी रटाओ, लेकिन एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम कम से कम 10 साल के, तो आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, अगर दिल्ली में जा रहे हैं तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन को करने से क्या फायदा होगा, एमसीक्यू सॉल्व करने से, कि वो रिपीट होते हैं, सारे रिपीट नहीं होंगे, 5-10 क्वेश्चन रिपीट हो ही जाते हैं, ठीक है। और जब मेंस की तैयारी करते हैं, मेंस ऐसा थोड़ी ना कि सारा ही लिखना है, मेंस में आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है। दैट मीन्स जब वैसे तो आप पूरा फोकसली पढ़ेंगे, लेकिन मेंस में जो मेन कोर एरिया है मैक्सिमम वहां से क्वेश्चन आते हैं। आई लेट यू नो कि कैसे आपको उसको प्रिपरेशन करना, आंसर राइटिंग कैसे करनी होगी। ओके गाइस, और ये कुछ बुक्स हैं, बुक्स आई विल लेट यू नो कि टाइम टू टाइम में कौन कौन से बुक्स आप प्रिपेयर कीजिए, रेफर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वट एवर द टीचर इज गोइंग टू टेल यू, क्योंकि बुक्स भी आउटडेटेड हो जाती है। आज आपने किताब खरीदी 2021 में,
अरे कल सुप्रीम कोर्ट दूसरा जजमेंट सुना देगी तो क्या बुक में होगा? वो नहीं होगा। तो वो कैसे पता लगेगा? यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर फैकल्टी मेंबर, ठीक है? तो वो आपको अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि अब किताबें तो थोड़ी पुरानी हो जाती है, लेकिन आपको अपडेट रहना है, लेकिन कुछ बेस बुक होनी ही चाहिए आपके पास। ओके गाइस, तो अगर आपके कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट अनुषा मैम टू काइंडली टेक अ सेशन प्लीज. If anything I've left, then guys you can ask any question. आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं guys. Yes ma'am. Thank you sir. Can you please change the slide for me? Yes ma'am. Which one? Next one. This one ma'am. Yes. So guys, sir has beautifully explained the entire process. He has, I think the tips and tricks he has given is just because, you know, whatever he has seen in his experience. So as you can see, he is also one of our, you know, faculties for this particular course, which is on judiciary. So the course is starting on 30th of November. If you are interested, if you are an aspirant, and you know, you want to kickstart your preparation, sir is one of the teachers, as you can see on the screen. We have Mansi as well, who also takes some of the law classes. She is also a law graduate, as an and also an advocate. Plus we have Hardik and Rohit, who teaches English and Hindi, because you know, some judiciary exams do require you to go through Hindi and English language, right? So verbs, grammar, everything around it. So the batch is starting on 30th of November. What you guys can do is you can go to www.oliveboard.in and you can check the if you want to go forward with Rajasthan, you want to go forward with Delhi. We have come up with 6 states. So as sir was mentioning, it's still not all India judicial services, but provincial, right? So if you want, you can check out our page and you can register also. So anyone who's registering for the course, which is starting on 30th of November, we also have a free gift. Sir, can you please move on to the next slide? Yes ma'am. This one. Yeah. So the free gift is that we have a mega sale running on, and if you have attended this webinar, please use this link. I'm posting it on the chat box to check out and register. So there is also one more thing. So if let's say you are a 3rd year, 4th year, or a 5th year student, you get access for a minimum of 1 year. But let's say after, you know, you are in 4th year, you don't have the required time to go through it, and you're done with 1 year. We also have 12 months free renewal, right? So you get access for 2 years if you are in 4th year. If you are in 3rd year, you get access for 3 years. Okay, so please go through it, go through the link. We also have free mocks if you want to go forward and give it just to test your, you know, waters. Please go ahead and give it. And for any other questions, please reach out to us. Sir is still on the call, so if you have any questions around judiciary, please feel free to ask him. I just got a one question that Akansha Oja, she's asking that how she can start preparation for general knowledge. Yes. Akansha, first of all, देखो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्टैटिक जीके भी आती है, तो एक बुक आप रेफर कर सकते हैं, लूसेंट की बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत डिटेल जीके नहीं आती है. हाँ, अगर यूपी की बात करें तो थोड़ा यूपी में डिटेल जीके आती है स्टैटिक, ठीक है. लेकिन अगर आप दिल्ली के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से जीके नहीं आएगी. आकांक्षा, एम आई ऑडिबल टू यू आकांक्षा? ठीक है, तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं. लूसेंट की बुक इज अ वेरी गुड बुक, जिसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी ज्योग्राफी क्या है, राइट. एंड अबाउट द करंट अफेयर में लीगल अपडेट्स आती है. यस एग्जैक्टली आकांक्षा, लूसेंट बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है, काफी समय से वही चल रही है. और एक लेटेस्ट मैगजीन आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, एक लीगल अपडेट होती है. और सबसे बेस्ट है कि हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली टीचर फैकल्टी मेंबर्स आपको टाइमली जीके से रिलेटेड भी अपडेट देते रहते हैं, राइट. जो रीसेंट जजमेंट आ रही है, अब रीसेंट जजमेंट कितनी हेल्पफुल हो जाती है.
रीसेंट जजमेंट देखो, अभी हम बात करें सीपीसी पे भी, सिविल प्रोसीजर कोड, कुछ मैक्सिमम बच्चे अगर वो अपडेटेड नहीं है वो गलत करके आ जाएंगे एमसीक्यू भी। क्यों? क्योंकि सीपीसी पे भी अभी रिसेंटली एक अपडेट ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के डी पे आई है, जजमेंट आई है रिसेंटली। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा? जो हमारे कोर्स में एनरोल होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी अपडेटेड विद ऑल दी जो लेटेस्ट जजमेंट है। ठीक है, देखो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन हाँ कि देखो कुछ चीजें आपको खुद भी पढ़नी होती है, जैसे लूसेंट है, लूसेंट तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, राइट? तो अल्टीमेटली गाइडेंस चाहिए होती है। ओके मैम, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से मैम? देन प्लीज। Yes, sir. Just adding to you, so Akansha and for everyone else in the call, we also release blogs, right? So every week we are releasing at least 2 to 3 blogs related to judiciary. So as sir mentioned, there is a new update on CPC, there is a new update on Negotiable Instruments Act also, which is a part of Rajasthan judiciary. Questions can come out from negotiable instrument along with other subjects as well. Okay, so what we do is we concise all these important cases, in a like a case brief, and we publish blogs every week. So you can just go through it. It will give you a summary of the case, what happened, what was the fact, and what was the judgment, right? So we do this on a day-to-day basis. Also, we've been trying to sort of collate all the important cases which has a higher probability of coming in DGS or any other judicial services exam, right? So if let's say if there is a subject, for example from CPC, as sir mentioned, there is a new case law which is going to be a landmark statement or a rule at a later stage. So we have been collating that as well. So you can check out all about blog section, and have a look at all the cases. I think there was one blog which was published yesterday itself with all the important case laws. So GK also will be taken care of. Yes. Okay. So I think that's about it. We will be conducting more such sessions on other judicial services exam as well. Upcoming is UP. After that, Bihar, Haryana, we are going to conduct it so that you're like prepared with how do you start, like how do you start your preparation, what is the strategy. As sir mentioned in the session, you have to do smart work, hard work and smart work, right? So we are going to conduct such sessions. On the 5th of December, we have a session with one of our retired judges who's also going to take mentoring sessions, like the mock interview sessions, whatever happens in the actual viva or the interview process. So look forward to it. You will see a notification out soon regarding that session as well. So he's associated with us, and he's going to take you through how a life of a judge is, right? If you clear your exam, what happens then? What do you do, right? Do you go to courts regularly? What kind of cases? How's the experience? How's the training period, which is extremely important, right? So you can't directly become a judge. You have to go through a training period also. So look forward to that session as well, and we'll be hosting such sessions in the future also. If anyone wants to go through what we are doing with the judiciary courses, the link is on the chat. You can check it out. And thanks a lot, sir. The session was wonderful. I think you've covered things which a law aspirant should look forward to while preparing for DJS. So I hope we'll be conducting such sessions in the future too. And thank you everyone for joining in. Have a great weekend ahead and see you soon. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, guys, take care.